नमस्कार, स्वागत है आपका सरोकार में। मैं हूं अमृता राय। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी UIDAI यानी अनन्य पहचान पत्र यानी आधार योजना को पुनर्जीवन मिल गया है। बीते बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति CCEA ने 4 राज्यों में आधार कार्ड बनाने के लिए 1200 करोड़ रुपए आवंटित करने का फैसला किया है। CCEA की बैठक में UIDAI योजना के 5वें चरण को मंजूरी देते हुए 2015 तक कुल 100 करोड़ आधार कार्ड जारी करने का लक्ष्य दिया गया है। इसमें 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अब तक जारी आधार नंबर भी शामिल हैं। आपको बता दें कि ये योजना 2009 में शुरू हुई थी और अगस्त 2010 में पहला आधार नंबर जारी किया गया था और तब से लेकर अब तक कुल 67 करोड़ 38 लाख आधार नंबर जारी हो चुके हैं। आधार योजना पर 31 अगस्त 2014 तक 4,906 करोड़ रुपए खर्च भी हो चुके हैं। हालांकि अतीत में भारतीय जनता पार्टी के नेता यशवंत सिन्हा की अध्यक्षता वाली वित्त मंत्रालय की स्थायी संसदीय समिति ने इस योजना की कड़ी आलोचना की थी। इसलिए अंदेशा था कि मोदी सरकार इसे नहीं चलाएगी। मगर मोदी सरकार ने संभवतः डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए आधार नंबर को उपयोगी माध्यम मान लिया है। योजना के लिए धन के नए आवंटन के साथ साथ इसकी पुष्टि भी हो गई है कि आधार योजना चलती रहेगी। तो आधार को जीवनदान तो मिल गया, लेकिन पुराने सवाल अभी बचे रह गए हैं। पहला सवाल ये है कि सरकार ने बिना वैधानिक यानी कानूनी स्थिति स्पष्ट किए धन का आवंटन करके कहीं जल्दबाजी तो नहीं की है। दूसरा सवाल ये कि क्या ये बेहतर नहीं होता कि सरकार पहले सुप्रीम कोर्ट का आदेश बदलवाने के लिए इसकी जरूरत स्पष्ट करती। और तीसरा सवाल ये कि क्या नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के साथ इस योजना के लागू होने से डुप्लीकेसी का सवाल फिर से नहीं उठेगा। आज चर्चा इन्हीं मुद्दों पर। और आज इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं बीजेपी के नेता और सांसद प्रभात झा। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रभात जी। हमारे साथ हैं भक्त चरण दास जो कि कांग्रेस के नेता हैं और स्टैंडिंग कमेटी मेंबर भी रह चुके हैं। उस स्टैंडिंग कमेटी मेंबर की मैं बात कर रही हूं जिसने इसके खिलाफ यानी इस UIDAI के एक तरह से आलोचना करते हुए अपनी रिपोर्ट दी थी। हमारे साथ इसके अलावा भर्तृहरि मेहताब हैं जो कि लोकसभा सांसद हैं और बीजू जनता दल के नेता हैं और ये भी उस स्थायी समिति के मेंबर रह चुके हैं ने आलोचना की थी इस पूरी योजना की। हमारे साथ इसके अलावा लॉ रिसर्चर उषा रामानाथन है, मानवाधिकार कार्यकर्ता भी हैं और इनका अपना एक अलग स्टैंड है इस पूरे मसले को लेकर। हमारे साथ एक और खास मेहमान हैं, वो हैं UIDAI के डिप्टी डायरेक्टर जनरल AP सिंह। आपका भी बहुत स्वागत है। प्रभात जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है, क्या इसे बीजेपी का यू टर्न माना जाए आधार को लेकर? जो उसका पुराना रवैया था, जो रुख था, उससे कुछ अलग आप लोगों का रुख है इस समय? जो पुराने सवाल थे, जिन सवालों को हमने अभी दोहराया, क्योंकि वो सवाल अभी भी हल नहीं हो सके हैं। नहीं, यू टर्न तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ, अगर अच्छी कोई चीज है और उसकी उपयोगिता भारत में है तो निश्चित तौर पर उसे मानने में कोई दिक्कत नहीं है। आधार कार्ड का अपना एक महत्व है, मल्टीपर्पज है, इसलिए इसको ध्यान में रखकर आप उस समय के कमेटी की बात कर रही होंगी। उस कमेटी में भी यशवंत सिन्हा जी ने यह कहा था कि सरकार को विधेयक के प्रावधानों की समीक्षा करनी चाहिए और उसके अनुरूप नया विधेयक संसद में लाना चाहिए जिसमें समिति की सिफारिशों को शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने अनेक प्रकार की सिफारिशें की थी और उन सिफारिशों को, ये बहुत पुरानी बात है, ये 2011 की बात है, 13 सितंबर की। उसके बाद कुछ बात हुई होगी और जब इसे लगा है सब 64 करोड़ से अधिक कार्ड बन गए हैं तो लगता है कि इस देश में 100 करोड़ कार्ड और बनने चाहिए और उसी के 5वें चरण के लिए सरकार ने अपनी काबीना के आर्थिक समिति में इसको मंजूरी दी है। जी, तो आप ये मानते हैं कि ये उचित है क्योंकि इसकी जरूरत थी? निश्चित तौर पर अमिता जी, अगर जरूरत नहीं होती तो कैबिनेट में कैसे आता और इसके 5वें चरण की शुरुआत? होता क्या है इस देश में, विरोध में जब कोई होता है तो विरोध करते रहते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद यही अच्छी बात है नरेंद्र मोदी जी की कि अगर कोई अच्छी चीज है तो उसको लेने में कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब जब आप लोग पुराना विरोध कर रहे थे तो वो गलत विरोध था। एक बात स्पष्ट कर दीजिए प्रभात जी, इसका मतलब जब आप पुराने समय में विरोध कर रहे थे तो गलत विरोध था?
नहीं नहीं नहीं, उस समय विरोध नहीं था, वो समीक्षा की करने के लिए कहा गया था। हाँ। कि इसमें और कुछ संशोधन करके लाना चाहिए, यह बात कही गई थी। हाँ। विरोध तब भी नहीं था। आप स्टैंडिंग कमेटी के लोग, वहां हमारे चरणदास जी बैठे हैं, उनसे पूछ लीजिए, वे भी बैठकर यही कहा था कि इसमें कुछ संशोधनों के साथ लाना चाहिए, यह बात कही गई थी, विरोध नहीं था। और फिर कह रहा हूं, अगर सरकार की मंशा यही होनी, सरकार बदली है, नीतियां नहीं बदली हैं, और नीतियां वे जो अच्छी चली आ रही हैं उसे स्वीकार करने में कहां ऐतराज है। चलिए, आप ये कह रहे हैं कि जो पुराने सरकार की नीतियां थी वो अच्छी थी और उसको हम इसीलिए आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन मैंने जो सवाल आपसे पूछा था, जो अनसुलझे सवाल थे, उन अनसुलझे सवालों का जवाब अभी भी नहीं मिल पाया था और इसीलिए ये सवाल खड़ा किया। मैं भक्तचरण दास जी आपके पास आना चाहती हूँ। प्रभात झा जी कह रहे हैं कि पुराने सरकार की जो नीतियां अच्छी थी हम उसको आगे बढ़ाना चाहती हैं, लेकिन मेरा सवाल ये था कि पुनर्जीवन देने से पहले क्या उन सवालों का हल, उन अनसुलझे सवालों का हल नहीं निकालना चाहिए था सरकार को, जिन पर बार बार सवाल उठाए जाते रहे, चाहे वो कानून ले आने की बात हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट के अंदर जवाब देने की बात हो और इसकी वैधता को साबित करने की बात हो, या फिर एनपीआर के साथ इसे एसिमिलेट करने की बात हो। इन सवालों का जवाब नहीं देना चाहिए था क्या सरकार को? अमृता जी, जवाब तो जो भी सवाल खड़ा होता है उसका जवाब चाहिए होता है, लेकिन प्रश्न है कि 67 करोड़ बन गया है तो उसी लिए बनाया जा रहा है, ये नहीं है। यूनिक कार्ड की, ये आधार कार्ड की जरूरत क्यों पड़ी? हमारे देश में भारत सरकार के इतने सारे योजना के बावजूद भी गांव में आर्थिक विकास नहीं हो पाता है, ट्रांसपेरेंसी नहीं होता है, लोगों का, रेसिडेंट का आइडेंटिटी का कोई सटीक ये नहीं, हमारे नियम नहीं है। जबकि लोगों को आज इतना ग्लोबल इकोनॉमी में पूरा दुनिया विकास कर चुका है और हमारी तरक्की जिस तरह से हो रहा है, हमारी बजटरी प्रोविजन जो है, हम जो दुनिया का तीसरी नंबर आर्थिक विकास क्षेत्र का राज्य देश कहते हैं, तो ऐसे में ये जरूरत था, इसलिए आधार कार्ड की बनाया गया है कि इंक्लूसिव ग्रोथ की बात हम कह रहे हैं, सर्विस डिलीवरी की बात कर रहे हैं। हमारे देश में पीडीएस सिस्टम कितना राज्यों में बिगड़ा हुआ है, आज भी आप देख लीजिए। तो ये जरूरत के आधार पर इसको लाया गया था और 2009 में जब आया उसके बाद कई इसके बारे में चर्चा हुआ। पिछले 2 साल में आपके मंत्री ने यह सवाल उठाया था कि जब नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है तो इस योजना की जरूरत क्या है? क्या आपको नहीं लगता है कि यह सवाल अब भी बरकरार है? नहीं, ये एक इंटरनल डिबेट है। हाँ। देखिए, ये अगर आज जरूरत हो सकता है तो इसकी समीक्षा होनी चाहिए। आप इसको कंप्लीट करने से पहले, इसको आप लागू करने से पहले इसको देखना चाहिए कि हाउ फॉर इट इज एक्सेप्टेबल, क्या इसको इग्नोर करके करना उचित होगा नहीं। उस समय स्टैंडिंग कमेटी में मैंने भी बहुत बात इन सब बातों को रखा था हम लोगों ने कि भाई ये सब चीज़ों को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। लेकिन मूल जो उद्देश्य की बात मैं कह रहा हूँ, जिस पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी जो आज इसको एक्सेप्ट किया आज सरकार में आने के बाद, क्या कारण था कि उसको फ्रॉड कहा गया? उनके नेशनल स्पोक्स पर्सन ने कहा कि फ्रॉड है, डेंजरस बिल है, सीबीआई जांच होना चाहिए। और जो आज एक मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उस समय भारतीय जनता पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कहा कि इट वायोलेट्स द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ द प्राइवेसी। सो ये सब बातें उस समय कहना और आज इसको एक्सेप्ट करना, इसमें कुछ अच्छा ही था, इसलिए ना एक्सेप्ट किया गया। आपके ये सवाल उठाने पे प्रभात जी जवाब देना चाहते हैं? बिल्कुल प्रभात जी। ये क्या है अमृता जी, सबसे पहले मुद्दा तो यही है कि यूपीए सरकार ने बिना कानूनी आधार तैयार किए, जो आप सवाल कर रही थी तब से, इस योजना पर अमल शुरू कर दिया था और इसका वहां पर हम लोगों ने, और इसके बाद इससे राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के साथ इसका अंतर्विरोध खड़ा हुआ। आधार कार्ड की भूमिका किस रूप से प्रस्तावित एनपीआर कार्ड से अलग है, यह साफ नहीं था और इसी का विरोध स्टैंडिंग कमेटी में हुआ था। बाद में यूपीए सरकार ने, अब यहां पर आपके कंफ्यूजन को दूर करता हूं, यूपीए सरकार ने विशिष्ट पहचान संख्या कानून का प्रारूप तैयार कर दिया था, लेकिन
वह सरकार चली गई और कानून का तो हमने भी प्रारूप तो जो तैयार सवाल था, यही कहा वह था कि अपने आप लोग में पहले justify कानून कर रहा पास था। करवा लेते, पहले उसको वैधानिक स्थिति स्पष्ट कर देते, इसके बाद इसे लागू करते तो शायद ये एक बेहतर कदम माना जाता, क्योंकि अभी तक इसकी कोई वैधानिक स्थिति स्पष्ट नहीं है। भर्तहरी साहब, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। NPR, MGNREGA, BPL, UIDAI, RSBY और इसके अलावा जो एक हमारा वोटर कार्ड है वो है ही। उसके इतनी साथ सारी चीजों की उसके जरूरत साथ क्या है? बीपीएल कार्ड भी है। हाँ, वो बीपीएल एक कार्ड एपीएल कार्ड भी है। मैंने ये सारी बातें कही, इसकी जरूरत क्या थी? बार बार कांग्रेस के प्रतिनिधि भी और बीजेपी के प्रतिनिधि भी कह रहे हैं कि इसकी बहुत जरूरत थी और जरूरत थी तभी हमारी सरकार लाई और अब इतने कार्ड भी आई बन गए। चार्ज बोथ, दोनों भारतीय जनता पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस को, दे आर गाइडेड बाय कॉरपोरेट हेड्स। ये जो आधार कार्ड की मसला पिछले 5-6 साल से चल रहा है, 2009 से, इट इज़ अ प्रोग्राम और एन आइडिया विच इज़ प्रोपाउंडेड बाय द कॉरपोरेट हेड्स। दे डोंट वांट टू गिव सब्सिडी टू द पुअर। और ये बार बार यही कह रहा है कि दे गो ऑन ventilating this idea that lot of subsidy is being given to the poor. It should be checked, subsidy should be minimized, and that's why Aadhaar card is the panacea. यही सब मुश्किल का हल है। पर मैं कह रहा हूँ कि जो सीधे आरोप लगा रहे हैं, चाहे वो पुरानी सरकार हो चाहे नई सरकार हो, ये कॉर्पोरेट के दबाव में इस तरह की पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। ये जो आइडिया बना है, ये आइडिया फिकी और CII की तरफ से आया है। This is a direct charge which I am making, and I would like to be corrected, and I would be happy if I am proved wrong. क्योंकि ये जो चीज है, Mr. Nilekani was entrusted with this job, and Mr. Nilekani's idea was ventilated through these two major corporate bodies. And what Dr. Manmohan Singh did during the UPA 2 regime was कि हाँ ये गरीबों के पास सीधा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो जाएगा, इतना जो गड़बड़ हो रहा है बीच के जो मजोली। यूपीए सरकार ने तो जब इसे लॉन्च किया था तो उसके बड़े बड़े मंत्री आके कहते ये गेम चेंजर साबित होगा, गेम चेंजर साबित होगा, लेकिन हुआ उल्टा उसका। आई वुड लाइक टू एक्सटेंड इट बिट फर्दर। पहला मसला यह है, वट एवर मनी इज गोइंग टू बी स्पेंट, इट शुड गेट द सैंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट, and if it is to be get the sanction of the parliament, it can only come through a bill. तो अब जो प्रकाश जी ने कहा कि एक ड्राफ्ट बना हुआ है, ड्राफ्ट कहाँ है, किसके पास है? It didn't reach the parliament. It never came to the finance committee, standing committee. It was never discussed in the consultative committee of finance, of which planning डिपार्ट मिनिस्ट्री इज अ पार्ट जी। तो ये कहाँ है? सवाल यही है, भर्तहरी मेहताब साहब कह रहे हैं कि अगर आप लोगों ने इसकी कानूनी स्थिति स्पष्ट की होती, अगर आप लोगों ने कोई बिल या एक्ट बनाने की कोशिश की होती तो वो जनता के सामने होता। इस सवाल का जवाब लेंगे और साथ ही इन्होंने जो सवाल उठाया है उसे अगर गलत प्रूव करना है तो AP सिंह साहब इसका जवाब दें। आपके पास आएंगे, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद और आपके पास भी आएंगे उषा जी। ब्रेक पर जाने से पहले हम उन सवालों को उठा रहे थे कि आखिर अलग अलग पहचान पत्रों की ज़रूरत क्यों है हमारे देश में एक नागरिक को। मैं चाहूँगी AP सिंह साहब आप इसका जवाब दीजिए। इस योजना का, इस स्कीम का उद्देश्य असल में क्या है? आखिर एक आदमी कितने सारे पहचान पत्र अपने साथ लेके घूमेगा और क्यों उन सवालों का जवाब न दिया जाए जिन सवालों को ये उठा रहे हैं, जो प्राइवेसी के सवाल आप उठाती रही हैं या जो कानूनी वैधता के सवाल दूसरे पॉलिटिशियंस उठाते रहे हैं? देखिए, मेरा मानना यह है कि एक भी सवाल ऐसा नहीं है आधार के बारे में जिसका जवाब ना दिया गया हो, पर सवाल के ऊपर सवाल हमेशा उठाया जा सकता है। अब आधार क्यों, जब आपके पास इतने सारे कार्ड हैं? इसमें मोटे तौर पे समझने की बात यह है कि जो भी कोई पर्पस और कार्ड सर्व करता है वो आधार नहीं करता है। एक तरह से आप देखेंगे तो ये अकेला एक, जिसको मैं कहूँगा निर्गुण आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट है। आधार ये नहीं कहता कि आप इंडिया के सिटीजन हैं क्योंकि वो NPR कहता है। आधार ये नहीं कहता कि आप कार चला सकते हैं क्योंकि वो ड्राइविंग लाइसेंस कहता है। आधार ये नहीं कहता कि आप वोट देने के हकदार हैं कि नहीं क्योंकि वो वोटर कार्ड देता है।
आधार ये नहीं कहता कि आप बीपीएल हैं और राशन कार्ड के राशन ले सकते हैं सब्सिडाइज्ड, क्योंकि वो राशन कार्ड कहता है, पर आधार इन सब को सर्व करता है। कैसे सर्व करता है, वो ही एक आधार की आधार है। बिना कानूनी वैधता के इन सब चीजों को सर्व करता है आधार। आधार इन सब चीजों से ऊपर हो गया है? नहीं, इनसे ऊपर नहीं हुआ है। पहली चीज तो यह है कि यूआईडी, और जो कानून की बात हो रही है, तो यूआईडी क्या है? यूआईडीएआई भारत सरकार का एक कार्यालय है। कॉन्स्टिट्यूशन के तहत यूआईडी तो एक अटैच्ड ऑफिस है, एक मिनिस्ट्री को बनाने के लिए भी नए कानून की आवश्यकता नहीं होती है। तो अगर मिनिस्ट्री ऑफ, मान लीजिए, होम अफेयर्स या शिपिंग या ट्रांसपोर्ट जब बनी है, तो कोई कानून नया लाने की आवश्यकता नहीं है। तो यूआईडी तो एक बहुत छोटा ऑफिस है, एक नई मिनिस्ट्री बनाने के लिए भी कानून की आवश्यकता नहीं है। और कानूनी तौर पर यूआईडी जो है बिल्कुल सॉलिड फाउंडेशन पर है। अच्छा, आपके सवाल का जवाब मैं चाहती हूँ भरतरी साहब आप ही दें। ये कह रहे हैं कि कोई कानून लाने की जरूरत नहीं है और जिस पोजीशन में है वो बिल्कुल सॉलिड पोजीशन है। मैं ये प्रश्न किया था कि any rupee that is spent from the exchequer has to get the sanction of the parliament. Executive order में जो ये पैसा खर्च हुआ है, has it got the sanction of the parliament? One can say yes. It was a part of the budgetary provision and that's how it got sanctioned from the parliament. But budgetary provision में इतने सारे पैसे यूआईडी आधार कार्ड के लिए जो खर्च हुआ है, it was just an executive order. You are giving entitlement, you are giving a number to a citizen, not only a citizen, a person who lives in this country, जो आप एक नंबर दे रहे हैं and that gives entitlement. That too, जैसे मिस्टर सिंह ने अभी कहा कि it doesn't give a right of your you are a citizen of this country, right that you are a BPL you are a BPL, right of many other kinds. It depends on the concerned ministry or department which will accept this card as an entitlement. Say for instance, I am a owner of gas cylinder. I want to exchange my gas cylinder. Aadhaar card can become a medium. If I'm going to open a bank account, Aadhaar card can become, it gives entitlement. That's the crux of the problem. If it gives entitlement, then how can you have such a system without a law? जी, अब मैं आपके पास आना चाहूंगी। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है कि आधार का न होना किसी अधिकार से वंचित नहीं करता है किसी नागरिक को। क्या जरूरत नहीं था कि इन सवालों का हल निकाला जाए? पहले तो सुप्रीम कोर्ट के जो सवाल थे उसको कम से कम रिजॉल्व किया जाए, उसका सवाल का हल दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट में सरकार जाके ये बताती कि दरअसल हम आधार क्यों ले आना चाहते हैं और इसके बाद इसे लागू किया जाता। एक्चुअली कुछ चीज़ हमें याद रखने की ज़रूरत है। पहली चीज़ ये है कि जनवरी 31, 2013 में जब कैबिनेट मीटिंग हुई थी, तब वहाँ पे जो मिनिस्टर्स थे उनके आपस में चर्चा हो रहा था कि ये यूआईडी क्या चीज़ है, वो कार्ड है कि नंबर है, अच्छा वो मोबाइल फ़ोन में आएगा कि हमें और कहीं से आएगा। और एक मिनिस्टर कहता है कि मुझे तो अभी भी वो मोबाइल फ़ोन ठीक से चलाना नहीं आता है, मैं इसके साथ क्या करूं। ये कैबिनेट मिनिस्टर्स थे यूपीए गवर्नमेंट में, जिनको पता नहीं था कि ये क्या चीज़ है। कब? 4 साल बाद 2009 में शुरू हो गया जनवरी में, और 2013 में पूछ रहे हैं कि ये क्या चीज़ है। अभी तक बहुत सारे लोगों के मतलब इन देयर माइंड्स कंफ्यूजन है, ये कार्ड है कि नंबर है। माई वरी इज़, ये नया गवर्नमेंट जब आया था, मैंने सोचा कि इतना तो करेंगे कि, क्योंकि ये पहले वाला जो गवर्नमेंट था उसमें 3 जना का मोस्ट पेट प्रोजेक्ट था। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह, मोंटेक सिंह अहलूवालिया और मिस्टर नीलकनी, जो लैटरली लिया गया था। I mean, he was like, he had cabinet rank but without cabinet responsibility. तो एंड मिस्टर नीलकनी एक चीज़ ज़रूर है, वो एक्सेलेंट मार्केटिंग मैन है। He can sell anything to anybody. He can sell beauty to you. It's like that. It's an absurd level of ability to market things. So ये market किया गया है, बहुत बढ़िया market किया गया है, to such an extent that people don't know what questions to ask. If I come and tell you, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ आपको एक आइडेंटिटी दे रही हूँ, आपको नहीं चाहिए क्या?
आपको उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, देन यू डोंट नो द क्वेश्चंस टू आस्क। ये जब कहते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस है, आई जस्ट वांट टू टेल यू कि थर्ड टर्फ एक है जो सिटीजन्स टर्फ है। सो जब यूपीए था तब भी हम यही पूछ रहे थे, जब अभी बीजेपी है तब भी हम वही पूछ रहे हैं कि देयर आर सम बेसिक इश्यूज इन दिस। जब आप कहते हैं कि ये यूआईडी एक नंबर है, इट्स अ नंबर लिंक्ड टू अ बायोमेट्रिक। पहले जब 2009 सितंबर में शुरू किया था, उन्होंने कहा कि हम फिंगरप्रिंट्स लेंगे, फिर एक बायोमेट्रिक स्टैंडर्ड्स कमेटी को दिया गया था कि चेकआउट कर लो कि इसको एनरोलमेंट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। देन दे सेड ओके, दे टेस्टेड इट, दे सेड 25,000 पीपल के ऊपर हमने टेस्ट किया था, 2 to 5% नहीं, मतलब उनका कुछ निकला नहीं। इसलिए ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी इंप्रूव करता रहेगा, लेकिन ऑल्सो टेक आइरिस, लेकिन वो लेने से पहले आपको उसको चेक करना चाहिए, पायलट स्टडीज़ करो, चेक करो कि ये प्रोप्राइटोरियल डोमेन से बाहर निकल आ रहा है, वो चलेगा कि नहीं चलेगा। नहीं, वो सब होने से पहले अनाउंसमेंट हो गया कि आइरिस और फिंगरप्रिंट्स लेंगे। एक चीज़ याद रखना बहुत ज़रूरी है कि इन्होंने पहले से 3 शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, यूनिक, यूबिक्विटस एंड यूनिवर्सल। यूनिक होगा कि नहीं हमें पता नहीं, क्योंकि ये बायोमेट्रिक्स चेंज होता जा रहा है। यू हैव टू कीप ऑन एनरोलिंग, री एनरोलिंग, वॉट एवर, एंड इट विल स्टिल नॉट वर्क। इट गिव्स ह्यूज अमाउंट्स फॉर प्रॉब्लम्स विद इन दैट सिस्टम, बट दैट इज नॉट यूनिक, यूबिक्विटस एंड यूनिवर्सल। द इंटरेस्ट इज कि इसको यूनिवर्सल कर दे। कैसे? यूबिक्विटस करके। जो भी आपको चाहिए आपके पास वो यूआईडी नहीं होगा तो आपको वो चीज़ नहीं मिलेगा। तो ये कह रहे हैं कि इंक्लूसिव है, एक्चुअली एक्सक्लूड करने का मामला है। हाँ, वो तो यही सुप्रीम कोर्ट कह रही थी कि आप एक्सक्लूड कर रहे हो। यू हैव नो राइट टू एक्सक्लूड पीपल फ्रॉम सर्विसेज। 2 बड़े सवाल हैं प्रभात जी, 2 बड़े सवाल हैं। एक तो लोगों की सिक्रेसी हनन का मामला है, और दूसरा लोगों को उनके अधिकारों से वंचित करने का मामला है। क्योंकि जो संविधान के मुताबिक हर किसी को, हर नागरिक को अधिकार मिले हैं, उस नागरिक को अधिकार के हिसाब से इस आधार कार्ड योजना के अनुसार उसे वंचित नहीं किया जा सकता है उसको अपने नागरिक अधिकारों से। तो क्या इन सवालों का हल निकाला गया है आपकी सरकार की तरफ से? देखिए, पहली बात यह है कि किसी सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए नए प्रयोग को यदि हम अभी रोक दें तो सारे लोग क्या कहेंगे? अगर इसकी एक बहुत बड़ी मात्रा में 80%, 50-75% उपयोगिता है और हम उसे रोक दें, क्या उस सरकार की गलतियां मान लें? अब ये विधेयक लाना, नए कानून बनाना, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि किसी को सब्सिडी इस आधार पर कि उसके पास आधार कार्ड नहीं है, नहीं रोका जाएगा। बात रही सिक्रेसी की, इन सारी बातों पर अभी विचार करना है और भी संशोधन अन्य अगर विचार करना है तो आपकी सरकार को विचार करने के बाद 1200 करोड़ रुपए रिलीज करने की बात कही जानी चाहिए थी। नहीं, इसमें क्या दिक्कत है? अभी आपको सिंह साहब ने कहा कि कोई मिनिस्ट्री बनती है, कोई आयोग बनता है, कोई अथॉरिटी बनती है, तो उसके लिए कोई कानून का प्रावधान तत्काल नहीं लगता है। धीरे धीरे एक नया प्रयोग है, चाहे वो यूपीए सरकार ने किया हो, एक अच्छे प्रयोग की अगर शुरुआत है और एक नंबर से बहुत सारी चीजों की समस्याओं का समाधान हो सकता है और ग्लोबल लेवल पर भी हो सकता है। देखिए, बुराई करने के लिए तो 50 बातें निकाली जा सकती हैं और स्टैंडिंग कमेटी में भी बहुत सारी बातें आई, लेकिन निरंतर सुधार की प्रक्रियाओं के बीच अच्छी बात को स्वीकार करना और देश पर यदि उसको लाभ हो रहा है और एक नंबर से बहुत सारी बातें, समस्याएं सॉल्व हो रही हैं, तो उसमें पीछे नहीं हटना चाहिए। अब 1200 करोड़ अभी नहीं देते, रोक देते, तो आप ही इस चैनल पर हमसे बहस करवाती कि आपने यूपीए सरकार के इस योजना को क्यों रोक दिया। आपके इस तर्कों से उषा जी सहमत नहीं? उषा जी, आप सवाल करना चाहती हैं प्रभात जी से? सवाल करने का क्या है, क्योंकि देखिए, उषा जी किसी की सहमत नहीं हो गई, नहीं सहमत होंगे किसी से, इसलिए कि उनका काम ही है मीन मेक निकालना, और निकालना चाहिए, और जैसे जैसे निकालेंगे हम लोग दूर करते जाएंगे। आई थिंक फर्स्ट आई वांट टू क्लैरिफाई, आई वर्क ऑन लॉ एंड पॉवर्टी बिकॉज आई एम कंसर्न्ड। ये मैं एक्चुअली इस स्कीम के अंदर आई स्टार्टेड स्टडीइंग इट, क्योंकि इन लोगों ने कहा था कि ये पुअर के लिए सब कुछ देगा, ये करेगा, वो करेगा। आई केम इनटू इट टू सी वेदर देयर इज अ फैसिलिटी, बट that's just to put my credentials on one side. It's not just to criticize for the sake of criticizing. It's a project that, you know, the one question we've been asking, अगर ये जितना खर्च किया है इसके ऊपर, if that is creating a database that is problematic for a number of reasons, including what was just said, he said ये global भी होगा।
I don't even know if it has understood what that global means. There are global companies that are getting their hands on this data. हम उसके हाथ में दे रहे हैं because we do not have the ability to be able to do any of this. We don't have biometric abilities in this country. So we are bringing in Accenture, we are bringing in L1 Identity Solutions, we are bringing in all these companies which have direct links with the American establishment and with the French establishment. लेकिन क्या Why are we doing क्या this? उन कंट्रीज में इस तरह के कोई सिस्टम नहीं है? क्योंकि कई लोग ये सवाल उठाते हैं उषा जी कि जब आप अमेरिका जाते हैं तब वहाँ पे तो आपका हर पूरा शरीर स्कैन किया जाता है, तब आप विरोध नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपने सिक्योरिटी का सवाल उठाया करते हैं. First thing to remember is US is the worst example for civil liberties and rights of people. Please do not follow the US example. हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि हम भी US की जैसे हो जाएं, because they are actually, you know about what happened with Edward Snowden and NSA. Do you think they care about the rights of the people? So we are talking, do we want to be like that? Do we want to be like America? Do we want an Edward Snowden to have to come in and say this? Let's be a little real. बात ये है, when this government came in, we thought that they will pause, take note, they had enough time, figure out whether this database means anything. Does it protect people? Does it facilitate things for people or act as a barrier? Does it create problems of this kind of national security by handing over data to various people? What does it mean to create these databases which can link across the country, which anybody can access? जी, तो आधार का औचित्य क्या है और क्या इसे वाकई लागू करने से जो सवाल उषा जी खड़ी कर रही हैं, चाहे वो सिक्रेसी का सवाल हो, चाहे वो ग्लोबल कंपनियों के हाथ में नेशनल सिक्योरिटी कहते हैं, कहाँ है? हाथ में अपने डेटास को सौंप देने की बात हो, नेशनल सिक्योरिटी का इश्यू हो, इन तमाम सवालों को क्या हल करना वाकई जरूरी है, या फिर ये जो गरीबों के हित के लिए, गरीबों को डायरेक्ट कैश ट्रांसफर के लिए, या फिर जो आम लोगों को तमाम गैस सब्सिडी से लेकर तरह तरह की जो सब्सिडी दी जाती है सोशल सेक्टर की, उन सब्सिडीज को देने का एक बेहतर माध्यम साबित हो सकता है. दो बातें बार बार कही जा रही हैं. पक्षधर लोग कह रहे हैं कि आम लोगों को सब्सिडी का फायदा इस आधार कार्ड के जरिए आसान हो जाएगा, लेकिन जो विरोध करने वाले हैं वो बार बार कह रहे हैं कि हमारी गोपनीय जानकारियां ऐसी संस्थाओं को दी जा रही हैं जिनके ऊपर बिल्कुल यकीन नहीं किया जा सकता. क्या इसके लिए पार्लियामेंट की मंजूरी जरूरी नहीं थी? ये सवाल उठा रहे हैं बरतरी साहब. एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद फिर से हम इसी बात की चर्चा करेंगे कि औचित्य क्या है इसका. तो आज हम बात कर रहे हैं आधार के औचित्य की. आधार की ज़रूरत क्या है? क्या आधार को लेकर एडहॉकिज्म है तमाम सरकारों के बीच में? हमारे साथ यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अपने सवालों के साथ मौजूद हैं. आप कुछ पूछना चाहते हैं? मेरा नाम अभिषेक गुप्ता है और मैं भारतीय जनसंचार संस्थान से हूँ. मेरा सवाल आधार कार्ड को लेकर है. सिंह साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि आधार कार्ड बनाया गया हम नागरिकों को सेवाएं देने के लिए है, मसलन बैंक सेवाएं, विमान किराए में छूट, लेकिन क्या ये सेवाएं केवल और केवल नागरिकों के लिए हैं? ये सेवाएं मुझे बीते दिनों भगवान और जानवरों को मुहैया कराने के लिए भी देखी गई. दूसरी बात ये कि मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है, मेरे घर में आज से 2.5 साल पहले मेरे पिताजी ने और माताजी ने दोनों ने एक साथ आधार कार्ड के लिए एप्लीकेशन दी थी, मतलब फॉर्म भरा था और बनवाया था. जब आधार कार्ड बनकर आता है तो उसमें वो देखते हैं कि पिताजी के आई कार्ड में माताजी की तस्वीर है, तो यहाँ पर लिंग बदल दिया गया, जानकारी पिताजी की है लेकिन लिंग बदल दिया गया. तो कहाँ तक ये सही है, कहाँ तक ये, और असल में इस तरह की अगर गड़बड़ियां होंगी तो सही लोगों को सही फायदा मिलेगा कैसे, जिसके बारे में आप दावा कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि आप जो त्रुटि है या कमी है स्कीम में, उसको सामने ला रहे हैं और अपनी जगह पर बिल्कुल जायज़ हैं. पर जहाँ पर कुछ गलती हुई है वहाँ 68 करोड़ लोगों को सही आधार भी मिले. और नहीं, जहाँ तक उषा जी के सवालों का सवाल है वो केवल सुप्रीम कोर्ट में आंसर करे जा सकते हैं. हम तो बहुत ही खुश हैं कि इनके सवाल तो कोई और कहीं पे आंसर ही नहीं हो सकते. तो बहुत अच्छी बात यह है कि ये सुप्रीम कोर्ट पहुँच गई हैं. सुप्रीम कोर्ट में हम उसका जवाब दे देंगे. वो कह रही है मैं नहीं गई हूँ. नहीं, मतलब इनके ही प्रश्न लेके पहुंचे गए हैं और इनको हर कोई भी ऐसा पिटीशन नहीं है सुप्रीम कोर्ट में जिनमें कि अनेक्स्चर इनकी रिसर्च का ना हो. बहुत बढ़िया है और उसका दो टूक जवाब मिल जाएगा. जहाँ तक आप कह रहे हैं कि गलती हुई है, गलती ज़रूर हो सकती है, क्योंकि जिस पैमाने पे ये प्रोजेक्ट है, हमारा मानना ये है कि ये प्रोजेक्ट 99.9% एक्यूरेसी पे चलता है. पर उस एक्यूरेसी पे जो मैं 99.9 भी कह रहा हूँ, उसमें
लाखों की संख्या में गलती हो सकती है, क्योंकि 100% चीज़ होती नहीं। जो दूसरी चीज़ है वो जानना बहुत ज़रूरी है कि आधार क्या है। जो उषा जी कह रही थी कि ये बायोमेट्रिक्स को इस्तेमाल करता है, तो आधार आपको ना तो उस कागज़ से पहचानता जो आपके हाथ में है, आधार ना आपको आपकी फ़ोटो से पहचानता, ना नाम से पहचानता। आधार आपको केवल पहचानता है आपके बायोमेट्रिक्स से। लेकिन ये भी सिंह साहब, एक और सवाल है, जब आधार कार्ड बनाया जाता है तो आइरिस इमेज ली जाती है, उसकी क्या जरूरत है? अगर आप कह रहे हैं कि सब बायोमेट्रिक से होना है तो आइरिस इमेज की क्या जरूरत है? आइरिस भी बायोमेट्रिक है और वो इसलिए ली जा रही है, एग्जैक्ट, बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा, क्योंकि जो हमने स्टडीज करी थी उनके बेसिस पे ये था कि 120 करोड़ लोगों के ऊपर कभी भी कोई बायोमेट्रिक प्रोग्राम नहीं चला है, पर जो बेस्ट एक्सपर्ट्स थे उनका कहना यह था कि केवल फिंगरप्रिंट्स लेंगे आप तो अबाउट 95% सक्सेसफुल डीडुप्लीकेशन रहेगा। उसमें आप आइरिस ऐड कर दीजिए तो वो 99.9% की तरफ चला जाएगा। एक जरूरत थी आइरिस की। दूसरी जरूरत आइरिस की इसलिए थी कि जिस व्यक्ति के पास मान लो उंगलियां नहीं है, या जो उषा जी एग्जाम्पल देते रहते हैं कि भाई जो बीड़ी रोल करता है उसकी जो लाइनें हैं वो प्रॉब्लम आ सकता है, या स्टोन वाले की, उसका आइरिस चलेगा। तीसरी चीज ये है कि ग्लोबली जो R&D चल रही है, और वो आप 1-2 साल में देखना शुरू करेंगे, ऑलरेडी UID ने आइरिस ऑथेंटिकेशन शुरू कर दिया है। दैट इज अ स्मार्टर टेक्नोलॉजी और उसमें सक्सेस रेट होने की चांस ज्यादा है। लेकिन एक और उषा जी की चिंता है, वो चिंता ये है कि आप लोग ये सब डेटा कलेक्शन के लिए और जो टेक्निकल सुविधाओं के लिए जो ग्लोबल एजेंसियों का सहारा ले रहे हैं, वो ग्लोबल एजेंसियां हमारे यहाँ के डेटा अगर विदेशों में बेचाएं या फिर उसका कोई मिसयूज करने लग जाएं तो उसकी सुरक्षा कौन करेगा, कैसे होगी? क्योंकि ये बिल्कुल निराधार जो है आरोप है। हाँ। UID अपना डेटा नेशनल सिक्योरिटी के सवाल तो स्टैंडिंग कमेटी ने भी उठाए थे, इसलिए मैं फिर से इस सवाल जिसने भी उठाया हो, मैं तो आपके चैनल पर खुले तौर पे कह रहा हूं, और ये पोजीशन हमने सुप्रीम कोर्ट में भी ले रखी है कि वी डू नॉट शेयर आवर डेटा विद एनी एजेंसी। वन, नो एजेंसी हैज एक्सेस टू इट, एंड शी इज बीन, यू नो, आवर क्रिटिक्स, लेट्स नॉट गेट पर्सनल, हैव बीन सेइंग कि प्राइवेसी इशू है, प्राइवेसी इशू है। देखिए 68 करोड़ लोगों को आधार मिलने पे और इसका फेयरली रीजनेबल यूज होने पे अभी तक तो नहीं हुआ है। अभी तक तो फेयरली और रीजनेबल यूज उस तरह से हो ही नहीं रहा। देखिए, अगर 68 करोड़ फेयर यूज नहीं है, अगर 20 करोड़ ऑथेंटिकेशन फेयर यूज नहीं है, अगर नरेगा के वेजेस गांव में उंगली लगा के वेज ले रहे हैं, PDS ले रहे हैं, पेंशन ले रहे हैं, स्कॉलरशिप ले रहे हैं, डुप्लीकेट्स निकल रहे हैं, तो किस स्केल पर बात हो रही है? You know, actually, this is the kind of marketing that has been going on over the past 4 years, and I agree that I'm not a critic to be a critic. I'm a critic because the system does not allow me to be anything else. All these, you look at the evidence that has come out since then. You take the evidence, ये जो outsourcing से सबका information collect किया जाता है, उसका असर क्या है on people? What is the kind of security that they have कि जो data उसमें डाल दिया जाता है वो सही data है? I can tell you today I have just come from meeting a person जिनकी लड़की को अभी स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है क्योंकि उनका नाम श्वेता है, इन लोगों ने सरिता लगा दिया। That is an outsourced kind of thing and they are saying पता नहीं किसी ने आया पूछा कि ये दे दो, हमने दे दिया, उंगली भी दे दी, ये भी दे दी, हमें पता नहीं वो लोग कौन है। There is absolutely no way, इतना outsourcing से without any kind of monitoring or responsibility, and I've been to many places, many of these places there is nothing to protect. Firstly, secondly, evidence कहाँ है? The kind of evidence he's talking about, हमने तय किया कि iris. When did they decide about the iris? Before even doing the first studies, nobody knew whether it will work or not. Decide कर लिया कि biometrics unique होना चाहिए क्योंकि हम इस्तेमाल करने वाले हैं. And after that, they've just been carrying on with it. Every time there are questions, the questions are always answered with saying कि हमारे पास confidence है. You look at their own reports. मैं सिर्फ ये government से ये कह रही हूँ. UID का reports है biometrics के ऊपर. जो फील्ड में हो रहा है उसका रिपोर्ट्स आया है बहुत there's one Animeha Yadav, various people have written about. Now look at these reports. The only feasibility study, that so-called feasibility study that has been done was one done by NIPFP, which has now been admitted that this is not a feasibility study at all because it was all based on assumption, not on the basis of fact, not on the basis of including problems. अगर सब कुछ जैसा हम कहते हैं वैसा होगा, शायद 58% we can have saving.
there is no evidence. So this government needs to be careful. तो ये मौजूदा सरकार के लिए तो चिंता की बात यह है, लेकिन जो सवाल उठाए जा रहे हैं उन सवालों का हल तो यूपीए सरकार ने भी नहीं उठाया, और अब आप कह रहे हैं कि यूपीए सरकार की नीतियां अच्छी थी इसीलिए नई सरकार भी इसको फॉलो कर रही है। आप इसका जवाब देना चाहेंगे जो चिंताएं भरतरी साहब और उषा जी उठा रही हैं? देखिए, जिस तरह से अशोक जी ने कहा कि उनकी जो पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ आर्गूमेंट, हमने स्टैंडिंग कमेटी में इनका पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ आर्गूमेंट नहीं सुना, क्योंकि एक दिन इन लोगों को बुलाया गया था, उसमें बहस नहीं हो पाया, कोरम नहीं था, और उनका फील्ड व्यू, हमारा जितना क्वेश्चंस था उसको हमने ठीक से नहीं। I think Mr. Nilekani came before the committee three times, and also we had called the planning secretary. She also had come to explain about unique identification issue twice. So करीब मुझे जो याद आ रही है, around 5 times we have discussed on this. After that the report was prepared. We have discussed, लेकिन इनके साथ जो पूरा डिस्कशन हमारा पूरा हुआ था, पूरा नहीं। नहीं, ऐसे मत कहिए कि कोरम नहीं हुआ है। जो पॉइंट उषा जी कह रही हैं, तो one can go through the report. रिपोर्ट में लिखा है ना कितने बार कौन अटेंड किए हैं। Commitment and wisdom of Usha ji. She has contributed a lot to the people. But उसी तरह से आप देखेंगे नीलकर्णी जी का contribution to the modern economy cannot be ignored on his nationalism, patriotism, to utilize his services को आप महताज भी जैसे कह दिए कि कॉर्पोरेटाइज कर दिए, और कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी कॉर्पोरेट के बेसिस पर चलते हैं। एडवाइस पर चलते हैं। आई डोंट एग्री। अगर कॉर्पोरेट के एडवाइस पर कांग्रेस पार्टी यूपीए सरकार चला होता तो आज सरकार का ये दशा नहीं हुई होती यूपीए का, क्योंकि लैंड एक्विजिशन बिल, फूड सिक्योरिटी बिल, ये सारा योजना आई तो उसका कॉर्पोरेट रिएक्शन विजिबिलिटी दिखा गया है कि मीडिया में किस तरह से आज फेस करना पड़ा है। प्रभात जी, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। एक तो प्रोसीजरल दिक्कतों की बात है, गड़बड़ियों की बात है, लेकिन दूसरा वैधानिक सवाल है। आपकी सरकार बार बार तकनीकी क्रांति लाने की बात करती रही है, क्या आपको नहीं लगता है कि क्रॉस पेपर्स वाले जो ये कार्य हैं ये ना किए जाते तो ज़्यादा बेहतर रहता, और कोई जो डुप्लीकेशन है या जो समानांतर योजनाएं हैं उससे बचना चाहिए था आपकी सरकार को? हमारी सरकार ने पहले जनता का हित देखा है, उस चीजों को लाने की कोशिश की है जिससे जनता का काम न रुके, और उसके बाद इनमें जो सुधार हैं, चाहे उषा जी बता रही हो, चाहे भरतरी जी बता रहे हो, चाहे स्टैंडिंग कमेटी में बात आई हो, उन चीजों पर लगातार ये प्रक्रिया है। ऐसा नहीं कि आज ही के आज सब कुछ फाइनल हो जाएगा। जहां तक सीक्रेसी का मामला है, सिंह साहब ने साफ शब्दों में कहा है, देखिए हर चीज में संभावनाएं भी रहती हैं और बहुत सारी ऐसी बात भी रहती है जो कमजोरी भी रहती है, लेकुनास भी रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे ही इन बातों को समाधान की ओर, लेकिन इस धीरे धीरे में 5,000 करोड़ पहली सरकार ने निकाल दिए, 1200 करोड़ रुपए आप लोगों ने देने का ऐलान कर दिया। ये जनता के धन बर्बाद करने की बात हो रही है सर। भरतरी साहब बार बार यही तो आरोप लगा रहे हैं कि जनता का धन इस तरह से बर्बाद किया जाए। गलत कह रही हैं। बताइए 68 करोड़ कार्ड बनना, आधार कार्ड, ये सामान्य बात है? उसकी उपयोगिता पर भी तो सवाल उठाए जा रहे हैं। ये गलत बात है। नहीं, this really needs to be answered. लगातार हो रही है और धीरे धीरे इसमें यूडीआई डिपार्टमेंट को सुधार होंगे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने सारी बातों का जवाब देना पड़ेगा। हाँ। आज जब जवाब देगा तो सुप्रीम कोर्ट अगर एसेटन करते हैं, हाँ। एसेटन करते हैं और करने का जो जिम्मेदारी न्यायालय का है तो जरूर करेगा उस पर। Let me just उसमें अगर कोई संशोधन होता है, Can I just intervene here? कोई हर चीज हम कोर्ट के ऊपर क्यों छोड़ते हैं? एवरीथिंग व्हाटएवर डिसीजन मिस्टर सिंह ने कहा और अभी भक्तचरण दास जी भी कह रहे हैं, हर चीज हम कोर्ट के ऊपर क्यों छोड़ते हैं? हाँ। जो फाइनल डिसीजन होगा वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट को करना है। आई वुड इंसिस्ट ऑन दैट। और ये लोगों के हित के लिए है। 68 करोड़ की आधार कार्ड बन गया। पिछले जो टेक्निकल सवाल उठ रहा है महताब जी, जो टेक्निकलिटी का सवाल उठ रहा है, उसका जो लीगलिटी पर जो एनालिसिस है वो तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट करने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट में उसका कोई डिसीजन नहीं आया, एग्जीक्यूटिव ने नहीं माना, इसलिए कई सिटीजन्स गए हैं सुप्रीम कोर्ट। Let me just explain one thing, sir. See, अभी मामला तो सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन एक मामला नहीं है। मतलब यूआईडी को चैलेंज करना, यूआईडी भी आई है कोर्ट। क्यों? क्योंकि सीबीआई एक गोवा केस में कह रहे थे कि
हमें पूरा जितना भी लोग हैं जो गोवा में यू हैव एनरोल्ड, सारे लोगों का हमारे पास डेटा दे दो, क्योंकि हमें एक केस सॉल्व करने के लिए शायद वो मदद करेगा, शायद नहीं भी करेगा. सो दे हैव कम. क्या उनका डिफेंस क्या है? पीपल्स प्राइवेसी शुड बी प्रोटेक्टेड. वो हमारे हाथ में सारे इन्फॉर्मेशन दिए हैं, वी हैव टू प्रोटेक्ट दैट प्राइवेसी. हम कह रहे हैं आपसे कौन हमें प्रोटेक्ट करेगा? आप भी तो और कोई एजेंसी है दैट यू आर होल्डिंग ऑल आवर डेटा विथ यू. आप कौन है? और बिना किसी पार्लियामेंट के सैंक्शन के, बिना किसी कानून के. बट एक चीज मैं बोल रही हूँ, अगर पार्लियामेंट का सैंक्शन मिल भी जाता है, देयर इज वन थिंग दैट आई रिक्वेस्ट ऑल पार्लियामेंटेरियंस टू रिमेंबर. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्सपेक्ट्स पार्लियामेंट टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ सिटीजंस. नॉट टू से दैट हम कानून बनाएंगे तो वी कैन ओवरराइड योर राइट्स. ये जब 2005 में राइट टू इंफॉर्मेशन का आया था, ये था कि गवर्नमेंट शुड बी ट्रांसपेरेंट टू पीपल. 4 साल के अंदर अंदर वो कहते हैं कि ओके, लेट एवरी इंडिविजुअल इन दिस कंट्री बी ट्रांसपेरेंट टू द स्टेट. हम लोग देखना चाहते हैं कि आप लोग कहाँ हैं, क्या क्या कर रहे हैं. एंड एवरीबॉडी इज प्राइमरीली बीइंग सस्पेक्टेड ऑफ करप्शन and said that now you come and prove that you are not before you can get what you can get. The effect this has on the way we think about ourselves. This is really, wo Kandabiran jo the pehle, he's a civil liberties expert, he used to keep telling us that it's a huge journey to move from being a slave to becoming a subject, and from becoming a subject to becoming a citizen. When you become a citizen, please safeguard it, because very quickly you will slide into being a subject. जी. We think that the responsibility of the government to ensure that we are citizens of this country. हम जो चर्चा कर रहे हैं अभी उन लोगों के बीच में कर रहे हैं जो सब कुछ इस मामले में जानते और समझते हैं और वेल अवेयर हैं. लेकिन नागरिक अधिकारों को लेके जो सवाल उषा जी उठा रही हैं या जो आप उठा रहे हैं, उसके बारे में सचमुच जनता क्या सोचती है, उसके लिए चलेंगे हमारे साथ जो यहाँ पर युवा बैठे हैं, उनसे सवाल जवाब करेंगे. एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटेंगे. आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे मोदी सरकार ने आधार को नया जीवन दान दे दिया है, लेकिन उसके वैधानिक आधार क्या हैं. और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो सरकारें अपनी तरफ से इसे लागू करने के लिए आगे बढ़ रही हैं, वो क्या उन तमाम मुद्दों को हल कर पाई हैं जो पुराने वक्त में उठाए जाते रहे हैं, चाहे वो सीक्रेसी के सवाल हों, चाहे वो एनपीआर के अलावा डुप्लीकेसी का सवाल हो, या फिर सुप्रीम कोर्ट में नागरिक अधिकारों को लेकर उठाए गए सवाल हों. हमारे साथ जनता है जो सीधे अपना सवाल पूछना चाहती है. जी मैम, मेरा पहला और बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जो चीज़ आज तक सेंक्शनड ही नहीं है, उसके लिए सीधा 1200 करोड़, जो कि छोटी मोटी रकम नहीं है, उसको सेंक्शन कर देना, क्या है कि उसके अंदर हम लगा रहे हैं, कितनी सही बात है? वो पैसा हम आम जनता का है, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है. ऑलरेडी 4000 करोड़ से ज्यादा पैसे खर्च हो चुके हैं और इस कार्यक्रम को बीच में रोकना उचित नहीं होता. इसलिए जनता के हित के लिए, यह कोई सरकार के हित के लिए नहीं है, जनता के हित के लिए 5वें चरण को पूरा करने के लिए 1200 करोड़ रुपए दिए गए. यूआईडी को एक पैसा भी अगर मिलता है या यूआईडी के पास एक पैसा भी आता है तो वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आता है. कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से एक भी पैसा पार्लियामेंट की मंजूरी के बिना खर्च नहीं हो सकता है. हमें जो आज तक पैसा मिला है वो 6 बार पार्लियामेंट अप्रूव कर चुकी है अपने बजट्स में. दूसरी चीज़ ये है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो भी पैसा खर्च होता है उसका हर साल C&AG ऑडिट करते हैं, और यूआईडी का भी हर साल C&AG ऑडिट करते हैं. तो हमने क्या पैसा लिया वो पार्लियामेंट से अप्रूव होता है और पब्लिक डोमेन में है, जिसे कोई भी देख सकता है कि ये यूआईडी ने क्या पैसा लिया. एक चीज़, यूआईडी ने इस पैसे को खर्च कैसे करा ये भी आपके दायरे में है. थर्ड, एक ट्रस्टेड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी C&AG हमारे अकाउंट्स को ऑडिट करती है, और कहने के लिए कुछ भी है, आज की तारीख तक वी हैव अ क्लीन रिकॉर्ड. वी हैव यूज्ड योर मनी वेल, and I can only say as a public servant that we will always use your money well and as sanctioned by the legislature and the policy makers. That's an assurance. Actually, this is an experiment on a whole population. We are that population on whom the experiment is being done. There's too little time to expand on it now, but try and understand the implications. Yeah, and this is a population which everyone sitting in this room, sooner rather than later, will be proud of, because it makes India the leader in biometric technology in the world, which is something
our detractors are unlikely to appreciate right now for reasons that they have. Because we do not want to be data based for you to get your pride. That's why. जी अगला सवाल ले लेते आपने तो आधार कार्ड के अगेंस्ट में काफ़ी बात की, लेकिन आपको पॉइंट्स को काउंटर करते हुए जो सर ने इतनी बातें कही कि वो बहुत सा मल्टीपर्पज़ है, एक आधार कार्ड बहुत चीज़ों के यूज़ हो सकता है, अगर इसे प्रैक्टिकली यूज़ किया जाएगा तो आधार कार्ड इज़ द वन ऑफ द बेस्ट। हमें और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हम इतने सारे कार्ड संभाल के रखते हैं एक कुछ स्पेसिफिक ड्राइविंग लाइसेंस के अलावा। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, अगर आधार कार्ड की वो बातें हम प्रैक्टिकली यूज़ करेंगे यूनिवर्सली तो फिर दिक्कत क्या है? वो आधार कार्ड क्यों गलत है? जहाँ से आप सिक्रेसी की बात कर रही हैं मैम, नहीं मैम एक क्वेश्चन, सिक्रेसी की जहाँ तक आप बात कर रही हैं तो हमारे बैंक अकाउंट्स इनमें भी तो ये बात आ सकती है सामने कि वो हमारे, तो हमें गवर्नमेंट पे शायद बिलीव करना पड़ेगा इस मामले में। तो मैं पूछना चाहती हूँ आधार कार्ड को अगर किया जाए तो क्यों गलत है? पहली बात यह है कि इतने कन्फ्यूज़न पिछले 5-6 साल से हो गया है देश भर में। ओनली द थिंकिंग पब्लिक इज आस्किंग द क्वेश्चन and we are repeatedly saying that it is for the poor, it is for the subsidy that is being siphoned off. हम लोग पढ़े लिखे लोग तो सवाल उठा रहे हैं, लेकिन जिन गरीबों के लिए ये योजना चलाई जा रही है वो सवाल नहीं उठा पा रहे हैं, उनको पता नहीं है। But initially what I had said earlier, this card is providing you as an entitlement and it will debar you from certain entitlement. अभी जो बना हुआ है, after all these questions, all this debate and discussion, as I was asking Mr. Singh just now, कि now it is at par. जो आपके ड्राइविंग लाइसेंस है, जो आपकी बेनिफिट्स डिफरेंट सोर्सेज से, डिफरेंट अदर कार्ड से मिल रहा है, अभी आधार कार्ड के जरिए आपको वो भी मिलेगा। इट इज़ नॉट समथिंग वेरी एक्सक्लूसिव जो आपको ये मिल रहा है अभी, जो 68 करोड़ आधार कार्ड बना है। मेरी बेटी, मेरी बेटा दोनों भी आधार कार्ड बना रखे हैं। बट आई हैव आस्क्ड देम, हैव यू यूटिलाइज्ड इट? ही सेड इट इज नॉट रिक्वायर्ड नाउ, नोबडी इज आस्किंग फॉर दिस कार्ड. I am going to my bank, they are drawing money, that this card is, I want to open an account, I don't need this card because I have my residential certificate and that is being sufficient enough. My other question, a political question which I would like to ask here. BJP had come out very openly against this card. They were saying this will give indirectly a citizenship to those persons who are not citizen of this country. जी, वो भी एक बड़ा सवाल है, even स्टैंडिंग कमेटी में भी ये सवाल उठाया गया था. Has that been resolved? But the basic question is, if it is not giving an entitlement, it is also denying you certain, at some point of time, your entitlement, because accordingly it has to be distributed. जी, प्रभात जी जो सवाल भरतरी साहब उठा रहे हैं, एक तो उसका जवाब जरूर दीजिएगा, और दूसरा, आधार कार्ड अगर नागरिकता का प्रमाण नहीं है, आधार कार्ड अगर वोटर आईडी कार्ड के रूप में इस्तेमाल नहीं हो सकता, आधार कार्ड अगर राशन कार्ड के रूप में इस्तेमाल नहीं हो सकता है, अगर आधार कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता है। With this another question, you have a population register. Can't population register give you that card? Why do you have a UID separate? वो तो हमने डुप्लीकेसी के सवाल पूछे ही थे, लेकिन आधार कार्ड आखिर किस चीज का प्रमाण होगा? ये सारे प्रश्न रिजॉल्व नहीं हुआ। बहुत बड़ा सवाल बीजेपी बार बार उठाती रही है, फेक आइडेंटिटीज को क्रिएट करने का। क्या उन सब चीजों पे आप लोगों ने गौर किया है क्या इस योजना को आगे बढ़ाने से पहले? देखिए, जितनी चीजें स्टैंडिंग कमेटी में डिस्कस हुआ, हर चीज पर गौर हो रहा है और होगा। मैंने फिर कहा, आशंकाएं और संभावनाएं सदैव व्यक्त की जा सकती हैं, परंतु इसका यह मतलब नहीं है कि इसको रोक दिया जाए। भरतरी साहब जी की सारी आशंकाएं उस समय भी रही होंगी, आगे भी रहेंगी, और यह पूरी तरह से जब निर्गुण हो जाएगा, एकदम ठीक हो जाएगा, तब भी कमी रहेंगी। आज स्थिति यह है कि क्या इसको रोक दिया जाए, क्या इसके आगे इसको बढ़ाया नहीं जाए। अभी एक छात्रा ने पूछा है कि क्या इसकी उपयोगिता नहीं है, तमाम सारे कार्ड रखने के बजाय क्या एक नंबर रखना गलत है? इसकी उपयोगिता और पक्ष को देखना चाहिए। वी डू नॉट वांट टू कंपेयर विद द यूएस एंड अदर कंट्रीज। हमारे देश के लिए, गरीबों के लिए क्या यह उपयोगी है कि नहीं? क्या नीले कनी ने बनाया तो क्या वो एक उद्योगपति थे और उद्योगपतियों के साथ थे, तो क्या खाली इंडस्ट्रियलिस्टों के लिए होगा? ये सोच ही गलत है, और इस सोच से इस आधार कार्ड के बारे में विचार करना गलत होगा। ये गरीबों के लिए है। नागरिकता का जहां सवाल आएगा, उसके लिए मैंने अभी कहा आपको, प्रारूप और कानून, सुप्रीम कोर्ट में भी बहस चल रही है, बहुत सारे डायरेक्शन वहां से भी आएंगे। AK सिंह साहब भी, भाई सुधार की बात तो सदैव बनी रहती है, लेकिन एक सिरे से आप किसी चीज को कैसे खारिज कर देंगे?
आप बार बार ये कह रहे हैं कि सुधार की गुंजाइश है, मगर एक सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता है, गरीबों को इसका फायदा होगा। लेकिन नागरिक अधिकारों के सीक्रेसी का जो मसला है, क्या उसके संरक्षण की जवाबदेही सरकार लेगी? और क्या सरकार आज ये कह सकती है कि नागरिक अधिकारों की जो प्राइवेसी है वो सुरक्षित रखी जाएगी इस आधार कार्ड के जरिए? क्यों नहीं सुरक्षित रहेगी? नागरिक सुरक्षित रहेंगे, उनके सीक्रेसी। देखिए क्या है, मैंने फिर कहा, तमाम सारी चीजें होती हैं, क्या हैंगिंग नहीं होती है? हैंगिंग नहीं होती है। इसलिए हम पूरी कोशिश करेंगे। मैंने फिर कहा, आशंकाएं सदैव बनी रहेंगी, लेकिन उसको निर्मूल करने की, उसको ठीक करने की, उस पर चिंता करने की, उसके लिए कानून बनाने की बात, और ऐसे द्वार सदैव खुले रहेंगे। मैं चाहती हूँ 2-3 सवाल आप लोग इकट्ठे पूछ लें। पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि पहली बात तो जो आधार कार्ड की जो बनाने की प्रक्रिया है उसकी हमने आउटसोर्सिंग कर दी थी यूआई अथॉरिटी ने। उसमें होता ही है कि आप एसी बंद कमरों में आप योजनाएं तो बना लेते हैं, लेकिन उनका जब ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन होता है तो गांव में आप देखिए जाके जो प्राथमिक विद्यालय में जो कैंप लगते हैं, लोग आके घर में डरा जाते हैं कि भाई अपना आधार कार्ड बनवा लो, वरना जो है अगली बार से राशन पानी या सिलेंडर कुछ नहीं मिलेगा। वहाँ जाते हैं, इतनी धक्का मुक्की होती है, इतने अनट्रेंड वहाँ पर सारे वो होते हैं, वो इतनी रूडली बात करते हैं, फिंगरप्रिंट उठा के अपने आप ही उंगली रख देते हैं, यहाँ पे उंगली रखो, इसमें अपनी आंख डाल दो आके, ऐसे ऐसे तो वर्ड्स यूज़ करते हैं। तो बेसिक चीज़ ये है कि हमको एसी के बंद कमरों से बाहर निकल के प्रोफेशनल्स की बात आप कर रहे हैं। क्वेश्चन मैं उषा मैम से करना चाहूँगी। उन्होंने बायोमेट्रिक की जो उसकी जो पारदर्शिता उस पर प्रश्न चिन्ह लगाया कि वो आउट ऑफ कंट्री जाता है। ये किस प्रमाण पे बोलने की बायोमेट्रिक मेड इन इंडिया नहीं होते, या फिर इंडिया में उनका जो डेटा कलेक्ट होते हैं वो इंडिया में नहीं रहते हैं? सेकंड क्वेश्चन मैं सर से पूछना चाहूँगी। आपने सर जो बात की कि हम जो भी काम करते हैं वो सबका एक रिकॉर्ड रहता है, वो रिकॉर्ड हम लोग पब्लिक के लिए, फॉर पब्लिक हम उसे कैसे देख सकते हैं कि उस रिकॉर्ड में वो कितना वो ट्रांसपेरेंट रिकॉर्ड है? जी, मैं चाहती हूँ इन दोनों सवालों का जवाब बहुत संक्षेप में आप दोनों दीजिएगा। The first thing is that just to combine the two, you were saying why should it not be, why is one card not enough? Actually, it's very unsafe for people. अगर आप जो भी करते हैं, जहाँ भी है, there is a certain logic, civil liberties and constitutional logic in saying that agency which needs to know, जितना उनको पता होना चाहिए, उतना उनको देना काफ़ी है. Not that your whole life should be laid bare to anybody. And also remember that digital database is not, however much the UIDAI might try to keep it secure, it is a digital database. It is capable of being infiltrated. So remember that as a problem that we have. You ask what are the, we have done RTIs to get the contracts which have been given for biometrics. L1 Identity Solutions, पहला pilot study से, फिर उसका from collection enroller बन के, they are the deduplicators. They are they also part of the CIDR maintenance? The question was, what is the evidence that you have, which you are very fond of using? So give the evidence. No, I'm asking you a question. Of course, if you don't have the answer, that's give fine. the evidence. Okay, you don't have the... Okay, that actually shows I've succeeded in getting under his skin, so that's fine. But, so they have contracts with all these people. L1 Identity Solutions, till very recently, was an American company which has been working very closely with the CIA, which has actually had CIA directors as directors on their board. And that's the level of closeness. They've now been bought over by a French firm, and that the French government has a large share in it. So these are the companies that are collecting, retaining, deduplicating our data. Let me tell you, there is no proof. Now, you can say, if you have an ideological issue, that America is bad, well, yeah, if you will go to American universities also, they will say the same thing. But the fact of the matter is that even if we are using an international organization for processing biometrics, your biometric images don't go to them. And this is one of these are things which we have been telling our critics that come and see it. You know, you keep talking of asking evidence from us, but give no evidence at all. Your biometrics are not revealed. RTI is there, please use it and see whether we've given it to anyone. We have replied. 25,000 RTI अभी बहुत पेंडिंग पड़े हुए हैं, वो तो एक अलग इशू हो जाएगा। सर, मैं बस आखिरी सवाल, हमारे पास वक्त की कमी है, मैं आखिरी सवाल, आप ये कह रहे हैं कि आधार का औचित्य है और इसे लागू किया जाना देश के जनता के हित में है, बहुत एक लाइन का जवाब। हाँ, निसंदेह, और प्रिवेसी जो है आपकी पूरी तरह से सुरक्षित है, उस तरह से सुरक्षित है जो कि एक नॉर्मल फिजिकल पेपर में नहीं होती है। इन तमाम कमियों के बावजूद आधार जरूरी है? ये आइडेंटिटी डिजिटली वेरीफाइबल है, और
इससे आज जो सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स भी अराइज कर रहा है चारों ओर से, बायोमेट्रिक यूज से इसका डायरेक्ट जो है स्क्रिप्ट उस व्यक्ति के बारे में आ जाता है। लेकिन इसमें जो कमियां रेज किया जा रहा है, प्राइवेसी वगैरह की बात, इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए। जी, आपको भी लगता है कि ज़रूरी है? मेरा संक्षेप उत्तर इसमें ये रहेगा, जो इश्यूज स्टैंडिंग कमेटी ने उठाया था, जो प्रश्न उठाया था, उसका अब तक हल नहीं हुआ है। If there has been some answers to those questions, it is not in public domain. So that is the reason why I say when this new government came into existence and this decision has been taken, they should have taken the whole citizens, हमारे देश के नागरिकों को कॉन्फिडेंस में लेके ये पूरा प्रश्न का उत्तर देने के बाद ही आगे तो अगर आप तब उसको मंजूर कर लेंगे? नहीं, let us hear. We have not heard. मतलब सरकार का जवाब आपके लिए जरूरी है? जी, See, I have this to say. We've seen that there are many problems, and we are saying that because you have 68 crores and you've been efficient on enrollment, that is basically getting people to come in and give their information. That is no reason. Suppose without looking back at the evidence and seeing what this means, following the law, respecting the constitution, respecting a citizen, without doing any of that, if you continue, it only means putting good money after bad. I would request this government not to do that, to pause, assess the whole thing, go look at all these databases, look at the issues that have been raised. जानकार हमेशा कहते हैं कि पुरानी गलतियों से सबक लेकर ही आगे बढ़ते रहना चाहिए। नई सरकार आगे बढ़ने का प्रयास तो कर रही है, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि पुरानी गलतियों से सबक लेकर ही आगे बढ़े, ताकि जो गलतियां, जो सवाल, जो अनसुलझे मुद्दे रह गए हैं, उन तमाम सवालों का हल निकल सके, और तब आगे बढ़ती तो शायद आज हमें ये चर्चा करने की ज़रूरत भी ना पड़ती। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए और अच्छे सवाल पूछने के लिए आप सबका भी।